वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब आपको यह पता है कि किसी भी घटना की अगर प्रायिकता की बात करें तो यह क्या हो सकता है, तो P ऑफ E ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है और लेस देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है। मतलब 0 और 1 के बीच हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब देखो 2/3 ये तो हो सकता है क्योंकि 0.66 आएगा, हो सकता है। -15 कभी नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब देखो 15% भी हो सकता है, 0.7% भी हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक पासा फेंकने पर 3 पानी की प्रायिकता क्या होगी। अब एक बात बताओ कि जब हम लोग एक पासा को फेंकते हैं तो क्या सब आता है? 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। आपने पासा देखा होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अब इसका मतलब देखो कि 3 आने की प्रायिकता, अब 3 कितना बार है? 1 बार है। तो इसका मतलब जब भी कभी हम लोग किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं या प्रायिकता निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमें इसका फॉर्मूला पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है? तो 1 है, क्योंकि 3 तो एक ही जगह दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पे कितना आ गया? तो 1 आ गया। तो अनुकूल परिणाम आपको 1 मिल गया और कुल परिणाम कितना है? तो 6 है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि 3 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 3 आने की प्रायिकता, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P ऑफ 3। तो 3 आने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/6। कहां पे दिया गया? यह हमें विकल्प 2 में दिया गया, मतलब उन सब का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है। अब देखो एक पासा हम लोग फेंकते हैं। अब एक पासा अगर फेंकते हैं तो नंबर क्या सब आता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आ सकता है। हमें क्या कहा गया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 अभाज्य संख्या होगा, 3 अभाज्य संख्या होगा और 5 अभाज्य संख्या होगा। इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ये कितना आ गया? ये 3 आ गया। और इसके बाद कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ये कितना आ गया? 6 आ गया। हमें यह पता है कि हमें प्रायिकता पता करना है किसका? अभाज्य संख्या का। हमें यह फॉर्मूला भी पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है? 3 है और परिणामों की संख्या टोटल कितनी है? 6 है। इसका मतलब 3 कम 3, 3 दूना 6, ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? ये 1/2 हो जाएगी, मतलब विकल्प 1 आपका सही उत्तर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मान निकाल लो। cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1। अब आपको मान याद होना चाहिए। cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। यहां से आपको आ जाएगा 1/2 जोड़ 1 बट्टा 1/2 माइनस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 एकम 2 1, 3/2। और इसको कितना लिख सकते हो? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये हमको आ जाएगा माइनस 1/2। कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 और माइनस 1, तो माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो। हमें यह पता है कि 3 का गुना हो जाएगा 2 के साथ और 2 का गुना हो जाएगा -1 के साथ। ये और ये कट गया, यहां से कितना आ गया? 3 बट्टा -1,
या आप इसको क्या कह सकते हो, -3 कह सकते हो। -3 कहां दिया गया, तो विकल्प 2 में, तो 61 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया tan 60 डिग्री का मान होगा। अब आपको याद होना चाहिए कि tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको कहा गया कि sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री का मान होगा। मतलब यह मान किसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री। अब एक चीज हमको जरा जवाब दो कि sin 18 डिग्री है, इसको अगर हम लोग 90 - 72 कर लें तो आपको कोई समस्या, क्योंकि 90 में से 72 घटाने पे 18 आ जाएगा और बट्टा कितना आ जाएगा, cos 72। अब हमें यह पता है कि sin 90 - थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा। यहां से कितना आ जाएगा, cos 72 डिग्री, और बट्टा में कितना है, cos 72 डिग्री। अब देखो cos 72 से cos 72 कट जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। 1 कहां है, तो विकल्प 2 में, तो 63 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि tan a बराबर होगा। अब हमें यह पता है, समझने की कोशिश करो, cos 90 - a sin a के बराबर होगा। cot 90 - a किसके बराबर होता है, cot 90 - a जो है वो tan a के बराबर होता है। लेकिन यहां पे एक चीज देखो कि क्वेश्चन में कुछ एरर है। क्या एरर है, तो ये यहां पे नहीं होना चाहिए, ये 77 जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 77 से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको मिसप्रिंट यहां पे हो चुका है। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, tan a किसके बराबर है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि cot 90 - a tan a के बराबर होता है। इसका मतलब cot 90 - a सही आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या होगा। यहां पे देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है sin a और ये बराबर 3/4 के है। अब एक चीज बताओ कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब बोलोगे सर p/h होता है। इसका मतलब p/h कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लंब बट्टा कर्ण। ये हमें क्या मिल गया, लंब मिल गया, और ये क्या आ गया, कर्ण आ गया। हमें लंब और कर्ण पता है। हम लोग क्या करते हैं, हमें लंब पता चल गया, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि लंब जो है 3k के बराबर है। इसके बाद कर्ण, कर्ण जो है वो 4k के बराबर है। आधार कितना है, आधार नहीं पता है, अभी तक आधार के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं है। हमें अगर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, अब यहां पे देखो कि कर्ण है कितना, 4k, 4k का स्क्वायर। लंब कितना है, 3k, 3k का स्क्वायर। और आधार नहीं पता, इसको आप ऐसे ही रहने दो, आधार का स्क्वायर। अब समझने की कोशिश करो, 4k मतलब 4 चौक 16, 16k स्क्वायर, 3 तिया 9k स्क्वायर, जोड़ आ जाएगा आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब इसको समझो, यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16k स्क्वायर और -9k स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर के। अब देखो कि अगर हम लोग 16 में से 9 माइनस करेंगे 7k स्क्वायर, और 7k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर के। हमें चाहिए आधार, कैसे आएगा, आधार बराबर हो जाएगा √7k स्क्वायर के, या आप इसको आप यहां से कह सकते हो यह हमें √7k के बराबर आ गया, के ब्रैकेट से बाहर रहेगा। हमें आधार कितना आ गया, आधार हमें आ गया √7k के बराबर। बातें समझ में आ रही है।
हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? हमें क्वेश्चन में यह पूछा गया कि आप cos A का मान निकालो। अब हमें यह पता है कि cos A बराबर होता है किसके? cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। यहां से कितना आ जाएगा? आधार और बट्टा कर्ण। समझने की कोशिश करो, आधार है कितना? आधार अभी आपने √7 के पता किया, और कर्ण कितना है? 4 के है। कैसे के कट गया? यहां से कितना आ गया? √7/4। अब √7/4 कहां दिखाई दे रहा है? यह हमें विकल्प डी में दिख रहा है। इसका मतलब 65 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है? हमें यह पता है कि sin 90 डिग्री 1 के बराबर होता है और cos 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पीटी दे गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। यदि ओटी 3 सेंटीमीटर है और ओपी 5 सेंटीमीटर है तो स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई है। मतलब क्या कहा गया? हमें यह दिया गया है कि पीटी दी गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। तो मतलब पीटी क्या है? एक स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ओटी 3 के बराबर है। ओटी क्या है? 3 के बराबर है, मतलब 3 सेंटीमीटर है। और इसके बाद ओपी कितना है? ओपी 5 सेंटीमीटर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा गया पीटी की लंबाई क्या होगी। अब हमको प्रमेय से यह पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इसका मतलब यहां जो बन रहा होगा वो समकोण बन रहा होगा। अगर समकोण बन रहा है किसी भी त्रिभुज पे तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज पीओटी में। अगर पीओटी की बात करें तो हमें यह पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पे कर्ण क्या है? ओपी। ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब क्या है? तो लंब पीटी, तो पीटी स्क्वायर। और आधार क्या है? आधार ओटी, तो ओटी का स्क्वायर। अब ये कहां से आया? ये बातें समझ में आ गई पाइथागोरस प्रमेय से। अब जिसका जो वैल्यू है यहां पे पुट कर लो। ओपी किसके बराबर है? ओपी 5 सेंटीमीटर के बराबर है, यहां पे 5 का वर्ग आ जाएगा। पीटी कितना है? पीटी नहीं पता, इसको आप ऐसे ही रहने दो। और ओपी कितना आ जाएगा? तो ओपी, अब देखो कि ओपी तो हमने ले लिया, अब ओटी की बारी है। किसकी? ओटी की। ओटी कितना है? 3, तो ये 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 का वर्ग करने पे 25 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा पीटी स्क्वायर अजोर 3 का वर्ग करने पे 9 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 25 - 9 और ये बराबर हो गया पीटी स्क्वायर के। 25 - 9 करेंगे तो 16 आएगा, 16 बराबर हो गया पीटी स्क्वायर के। या हमें पीटी का वैल्यू फाइंड करना है तो पीटी किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा √16, या आप इसको यहां से 4 कह सकते हो। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें पूछा गया कि पीटी की लंबाई कितनी होगी, तो पीटी की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। कहां दिया गया? तो विकल्प 1 में, मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, ओके, तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसी है? इसको हम लोगों ने सिद्ध कर चुका है, एग्जाम्पल में हम लोग बढ़ चुके हैं इसके बारे में कि वो समांतर चतुर्भुज कैसी होगी, तो वो समचतुर्भुज होगी, इट मींस रोम्बस। तो सही उत्तर इसका विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। यदि PA 6 सेंटीमीटर की है तो PB की लंबाई क्या होगी? अब इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रमेय पता है कि किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी।
इसका मतलब अगर आपको पीए दिया गया 6 सेंटीमीटर का, तो प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि पीबी भी कितना का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। कहां दिया गया, तो विकल्प 3 में। इसका मतलब 69 का सही उत्तर, 69 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब बिल्कुल हमें दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया। मान लो एक के त्रिज्या को R1 मान लो, दूसरे की त्रिज्या को R2 मान लो, और ये कितना दिया गया, तो 3 और 4 का अनुपात दिया गया। हमें उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई R² होता है। इसका मतलब पाई R1 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई तो कट जाएगा, तो फाइनली आपको R1 और R2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर और बट्टा कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। 9/16 आ गया, या इसी को आप 9:16 भी कह सकते हो। कहां दिखाई दे रहा है, विकल्प 3 में। तो 70 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब आपसे त्रिज्या पूछा गया। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वृत्त का परिमाप और ये बराबर किसके है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का। अब ये हमें बताओ कि वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। बोलोगे सर 2πr होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पाई R² होता है। अब एक चीज बताओ, पाई से पाई को काट सकते हैं, एक R से एक R को काट सकते हैं। यहां से आपको कितना आ गया, यहां से आपको 2 बराबर R आ गया, या आप कह सकते हो कि R बराबर कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया, क्योंकि यूनिट हमें कुछ नहीं पता, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं। तो R बराबर कितना आ गया, 2 मात्रक आ गया। कहां पे दिया गया, तो विकल्प 1 में। तो 71 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो वृत्त को क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² है, तो उसकी त्रिज्याएं निम्नांकित में से कौन से अनुपात में होगी। हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया कितना है, तो x² और y² है। तब हमें वृत्त का क्षेत्रफल अगर दिया गया, तो यहां पे आप ये समझो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बच्चे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, अब अगर हम पहले वृत्त के क्षेत्रफल की और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात की बात करें, x² y² दे रखा है। अब एक बात बताओ कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर पाई R² होता है। एक को आप कैपिटल R मान लो और एक को स्मॉल r मान लो, तो पाई R²। अब बट्टा कितना आ जाएगा, पाई R², और ये बराबर हो जाएगा x² y² के। पाई से पाई कट गया, हमें क्या चाहिए था, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R/r का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा x/y के होल स्क्वायर का। अब ये से ये भी कट गया, यहां से देखो त्रिज्याओं का अनुपात, इसका मतलब r अनुपात r, ये कितना आ गया, x अनुपात y के बराबर आ गया। हम ये कह सकते हैं कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया, x अनुपात y। x अनुपात y कहां दिया गया, ये हमें विकल्प डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 72 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हम लोग पहले एक चीज करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या इसको आप r मान लो। वृत्त की त्रिज्या अगर r मान लो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें ये पता है पाई R² है, ये पाई R² हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कहा गया,
क्वेश्चन में यह कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए। इसका मतलब नए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? नए वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या आर थी, के गुना कर दिया जाए तो अब के आर हो जाएगा, या के गुने आर भी कह सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब पाई और के आर का होल स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में यह पूछा गया पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर है। नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर है। हमें अनुपात पूछ लिया गया, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बचेगा कटेगा, आपके पास बचेगा क्या? तो 1/k स्क्वायर बचेगा। या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? 1/k स्क्वायर कह सकते हैं, या इसी को 1/k स्क्वायर कह सकते हो। ये कहां पे दिया गया? ये हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 73 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मतलब पूछा गया कि कितना है। हमें क्या दिया गया है? तो बेलन का व्यास दिया गया है, हमें दिया गया व्यास, और व्यास कितना है? यह हमें दिया गया 28 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें यह पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इसका मतलब त्रिज्या कितना आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा आपको, त्रिज्या कह लो या इसी को आर कहेंगे, यह हमें आ जाएगा 28/2 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर आ गया। यह त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। हमें क्या पूछा गया? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr और इंटू आर प्लस एच। अब इसका वैल्यू पुट करो, यहां से कितना आ जाएगा? तो 2 गुने पाई के जगह पे 22/7 गुने त्रिज्या की जगह पे कितना है? तो त्रिज्या 14 है, 14 और गुने त्रिज्या की जगह पे 14 और ऊंचाई की जगह पे, ऊंचाई तो अभी तक पता नहीं है, हमें ऊंचाई दिया गया है कितना? तो 20 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हमें दे रखा है h कितना? ये 20 सेंटीमीटर है। अब इसके जगह पे आप 20 रख लो। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 14 और गुने 20 और 14 34, 7 एकम 7, 7 दूना 14, सबको गुना कर लो। 2 दूना 4, 22 को 4 से गुना करेंगे 88 और 88 को 34 से गुना कर लो। कितना आ गया? 2992। ये आपको आ गया 2992 और यूनिट क्या है? यूनिट दिया गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां है? ये हमें दिया गया विकल्प 2 में, इसका मतलब 74 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया समान ऊंचाई वाले 2 समवेलनों के आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब सबसे पहले देखो कि समान ऊंचाई है, दोनों बेलन का ऊंचाई समान है। अगर एक का ऊंचाई h होगा तो दूसरे का ऊंचाई भी h है, तो हम लोग ये कह सकते हैं पहले बेलन का आयतन बट्टा दूसरे बेलन का आयतन,
और ये है कितना, ये हमें 9/16 या 9:16 दिया गया। अब बेलन का आयतन का अनुपात फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक को आप कैपिटल आर मान लो, एक की त्रिज्या को पाई आर स्क्वायर एच, और हमें ऊंचाई दोनों में समान दी गई है तो दोनों की ऊंचाई को स्मॉल एच ही रखो, क्योंकि त्रिज्याएं तो अलग अलग है ना। तो इसको आप पाई आर स्क्वायर एच कर लो और ये बराबर आ जाएगा किसके, 9/16 के। हमें यहां देखो पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, या हम लोग यहां से r/r निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा √9/16, या इसको आप लिख सकते हो 3 तिया 9, 4 चौके 16। तो हमें दोनों बेलन के त्रिज्या का अनुपात 3 और 4 का आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बट्टा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। और यहां पे भी कितना आ गया, तो इसको आपने क्या माना था, एक को आपने बड़ा आर माना है तो इसको आप बड़ा आर कर लो, 2 पाई आर एच, और बट्टा कितना आ जाएगा 2 पाई। अब यहां पे स्मॉल आर और एच आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यहां से कितना आ गया r/r आ गया। ये कितना आ गया 3/4 है, यहां पे 3/4 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसका अनुपात क्या होगा, तो 3:4 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। इसका मतलब 75 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कहां पे दिया गया, तो विकल्प 1 में। इसका मतलब 76 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, मतलब आपसे वर्ग चिन्ह पूछा गया। हम लोग कैसे पता करते हैं वर्ग चिन्ह, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा भागा 2, तो हमें वर्ग चिन्ह आ जाता है। यहां से वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, तो वर्ग चिन्ह बराबर, यहां पे देखो उच्च सीमा कितना है 20 है, जोड़ निम्न सीमा कितना है 10 है, 20 जोड़ 10/2, यहां से कितना आ गया 30/2, और 30/2 कहने का मतलब 15 आ गया। 15 कहां दिखाई दे रहा है, विकल्प 2 में, तो 77 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका होगी। अब क्या करना है, माध्यिका पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेटा हमारे पास होता है उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसका मतलब आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्या करेंगे, पहले आप इसको आरोही क्रम में लिख लो, पहले 2 0 आएगा, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, 5 के बाद 6, तो पहले 6 ले लेते हैं, 5 के बाद 6, और 6 के बाद 7, और 7 के बाद 9। अब इसको देखो कि यहां पे n क्या है, सम है या विषम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो डायरेक्ट आप बीच वाला ले सकते हो। इसका मतलब इसका माध्यिका कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो माध्यिका 5 कहां दिया गया, किसी में नहीं दिया गया। इसका मतलब इसका सही, अब एक बार रीचेक कर लेते हैं कि इसको अरेंज सही किए हैं या नहीं। 0, 2, तो चलो 0 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 5 के बाद 6 ले लिए, 7 ले लिए और 9 ले लिए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, ये तो आपको डायरेक्ट आ गया, इतना छोटा था। लेकिन अगर आपको माध्यिका पता करना होता डायरेक्ट, तो हम लोग फॉर्मूला के थ्रू भी इसका फाइंड कर सकते थे।